अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं मौजूद हूँ अपने मामू के साथ उनका इंटरव्यू लेने। ही इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और यहाँ पे हम उनसे थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में क्वेश्चंस करेंगे और उनकी जितनी भी डिटेल है, उनके हॉस्पिटल का एड्रेस एंड उनका कॉन्टेक्ट नंबर वो मैं नीचे लिंक में दे दूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अपना थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका नाम क्या है, आपने कहाँ से अपनी डिग्रीज की हैं और कैसे आपने स्टार्ट किया अपना एक्सपीरियंस? जी, डॉक्टर अज़हर अमानुल्लाह, आई एम अ रिटायर्ड मेजर। आर्मी में मैंने सर्जरी की फॉर अराउंड 25 ईयर्स और आर्मी में टोटल सर्विस 30 ईयर्स। और आफ्टर रिटायरमेंट मुझे 2018 में I started working as a general surgeon as well as an orthopedic surgeon in Rawalpindi area. तो बस उसके बाद फिर अपना हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया। ये दिस इज़ अ हॉस्पिटल जो कि वेल इक्विप्ड है। इसकी लोकेशन इस्लामाबाद में गोरी टाउन फेज़ 5, इसकी जो मेन रोड है बुलेवार्ड जिसे ये कहते हैं, उसके ऊपर है, ये कलमा चौक के पास। तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड दिस। और अभी तो यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 120 सर्जरीज हम कर चुके हैं। वी डू ऑल काइंड ऑफ मेजर सर्जरीज। तो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, आपको बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का या कैसे? नहीं, ये तो लेटर ऑन ऐसा हुआ। माय फादर वाज रियली इंक्लाइंड कि मुझे एज अ आई शुड बिकम अ डॉक्टर। तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। हाँ, आई यूज्ड टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मोस्ट ऑफ द टाइम। मगर द फेट वाज रिटन लाइक दैट कि मुझे जो है ना वो इस साइड मुझे। तो आपको कैसा लगता है अपनी? जी, आई एम वेरी हैप्पी, स्पेशली इन दिस फील्ड ऑफ सर्जरी। दिस इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, ऑल्दो समटाइम्स आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे होते, बट व्हेन यू टॉक ऑफ द होल एक्सपीरियंस, यस, दैट्स अ मार्वलस एक्सपीरियंस। It's a very good experience and you tend to serve the people in problem, in difficulties, in accidents, in injuries, very khatarnak diseases, and you need to be careful and you have to be very sympathetic towards them, and then it becomes very rewarding. बहुत मज़ा आता है इसका। अच्छा, तो पहले स्टार्टिंग में कभी ऐसा हुआ कि आपको मतलब कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स हुए हो पेशेंट्स के साथ, या कभी किसी पेशेंट की सर्जरी करते हुए जो स्टार्टिंग में सर्जरी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ आपको ब्लड देख के हुआ हो कि यार ये तो बहुत? नहीं, मुझे सिर्फ एक दफ़ा हुआ। मेरा फर्स्ट एक्सपोजर टू ऑपरेशन थिएटर वाज इन अ गायनी ओटी जहाँ पे सिजेरियन हुआ था, और वहाँ पे मुझे जो है ना फर्स्ट टाइम इट वाजंट ओनली ब्लड, इसके अंदर फिर और भी चीज़ें होती हैं, अमनियोटिक फ्लूइड बहुत सा निकलता है, वो सारा कुछ। दैट वाज अ बिट डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा नॉजिएटिंग था, बट दैट वाज इट। उसके बाद मैंने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व के लोगों को देखा कि वो ब्लड देख के गिर जाते थे, एंड आई यूज्ड टू बी स्टैंडिंग एंड मैं देखता था। आई वाज वेरी थिन लीन, थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना डेलिकेटिश, वो स्ट्रक्चर में मैं था। ऑल्दो आई वाज एथलेटिक एज वेल अदरवाइज, मगर ये चीज़ मेरी थी। और आई यूज्ड टू सी ह्यूज हैवी बिल्ड के लोग जो है गिर जाते थे, बट आई यूज्ड टू टेक इट वेरी इजी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर एम्पैथी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, जो एम्पैथी है ना, दैट टेक्स यू टू द रियल नेक्स्ट लेवल, जो कि आपकी केयर का शुड बी देयर। मेरा ख्याल है कि यू बिकम द बेस्ट डॉक्टर, यू बिकम द बेस्ट प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर, कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन बड़ी बुल हिट होती हो और रिजल्ट बहुत अच्छा आता हो। Till the time you don't feel the problem that the patient is facing, and you don't be kind, you don't be receptive, and you don't be very, you can say, empathetic towards the patient, मेरा ख्याल है you're not a successful doctor। और अदर वे है, आपकी अगर सर्जरी भी नहीं अच्छी थी
और आपकी प्रेस्क्रिप्शन भी कभी कभी गलत हो जाती हो, बुलेट पे ना जाती हो, थोड़ी सी कम हो जाती हो, बट यू आर देयर टू टेक अ गुड शेयरिंग फ्रॉम द पेशेंट। उसको प्रॉब्लम, उसकी शेयरिंग आप अच्छी कर लें, उसको काइंडनेस के साथ डील कर लें, आई थिंक यू आर अ बेटर डॉक्टर। ये मेरा अपना पर्सनल वो है। ऑल्दो आई डोंट अंडरमाइन ये वाला जो चीज़ है कि जी आपने वो नहीं करना, एक्सपर्टीज़ को आपने सेक्रीफाइस कर देना, नो दैट हैज़ टू बी देयर, बट दैट कम्स विद टाइम, वो तो एक्सपीरियंस के साथ आ ही जाती है, लेकिन एम्पैथी हैज़ टू बी देयर। कुछ कभी मिस्टेक्स की हो आपने मल्टीपल स्टार्टिंग टाइम्स, में? यस, कुछ शेयर करना चाहेंगे? कोई इतना मैं रिकॉल नहीं कर सकूँगा, बट डेफिनेटली बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं। समटाइम्स यू बहुत ज़्यादा रश के अंदर, जब बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो तो उसके अंदर आप पेशेंट को टाइम नहीं दे पाते हैं, या किसी के साथ आप थोड़ा सा बेरुखी कर जाते हैं, तो वो फील होता है। और उसको आप फिर आप बैठ के अपने टाइम पे बाजू का सोचते हैं कि यार वो एक बाबा आया था और उसके साथ मैंने अच्छा नहीं डील किया, या वो एक खातून थी उसको मैंने समैरिली जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दिया, दैट्स नॉट ऑन। वो बंदा के जहन में आता है और हमेशा उसको हमने रिफ्लेक्ट किया। बाकी ये होता है कि समटाइम्स यू टेंड टू हैव अ बिगर सर्जरी एंड यू लूज द पेशेंट इन दैट डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स। उसमें दुख तो बहुत होता है, रिमोर्स नहीं होता कि जी आपकी एफर्ट तो कम से कम थी ना। एफर्ट करने के बाद यू एम्प्लॉय ऑल पॉसिबल मीन्स एंड यू डू ऑल योर एफर्ट्स, और उसके बावजूद अगर एक मिसहैप which has been written in the destiny of the patient and your destiny at the same time, वो भी आपकी डेस्टिनी होती है, अगर वो हो जाए तो मेरा भी ख्याल कि उसमें रिमोर्स का एलिमेंट नहीं आता, लेकिन आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, सोचते हैं, वो Learn करते हैं अपनी mistakes से। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आपने अपनी कब स्टार्ट की थी जर्नी एज अ सर्जन? जी एक्चुअली आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ सर्जन इन 1998, और बाय स्ट्रोक ऑफ अ लक आई वुड से मेरी पोस्टिंग हो गई थी कार्डियक सर्जरी के अंदर। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम हार्ट सर्जरी AFIC में, रावलपिंडी में, पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन था उस वक्त, क्या अभी तक चल रहा है, और उसमें मैंने कार्डियक सर्जरी स्टार्ट की। और कुछ समाउ दी अदर उनके पास मैन पावर की, जो ट्रेन मैन पावर की कमी होती थी, तो उसकी वजह से मुझे डेली कार्डियक सर्जरी की 2 टीम्स होती थी, दोनों के साथ करना होता था, एंड लॉन्ग आवर्स। तब आई यूज्ड टू स्टार्ट एट सुबह 8-9 बजे, और सर्जरी ख़त्म करते करते शाम रात हो जाती, बीच में एक लंच होता था, और यूज्ड टू कॉज मी अ लॉट ऑफ बैकएक एंड लॉट ऑफ पेन इन द हील्स, और इस तरह का। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। कार्डियक सर्जरी से आई स्टार्टेड, देन आई वेंट इनटू जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी के अंदर हमें ऐसे टीचर्स मिले जो वर्सेटाइल थे, दे यूज्ड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ सर्जरी, इवन न्यूरो करते थे, एंड आफ्टर दैट तो फिर स्काई वॉज द लिमिट। मैंने तो इतनी ज़्यादा सर्जरीज की कि एक दिन में मुझे फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर 4 बार, ये जो यूट्रस की रिमूवल की सर्जरीज हैं, ये 4 पेशेंट्स पर डे, तो टोटल ऑफ 16-20 मेजर सर्जरीज इन अ डे समटाइम्स, यस, एंड माइनर का तो हिसाब ही नहीं। तो लाइक दिस न्यूरो सर्जरी मुझे बहुत करनी पड़ी। आई वॉज पोस्टेड एट सच प्लेसेस जहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह आते थे, तो आई हैड टू डू कोई उसमें, तो इवन विदाउट CT स्कैन, तो वी यूज्ड टू गो फॉर बरोल क्रेनियोटमीज, तो वो हम ब्लड निकालते हैं ब्रेन खोल के, दैट आई डिड अ लॉट मेनी टाइम्स। इस तरह का मेरे साथ बहुत हुआ। गायनी सर्जरी मुझे बहुत करनी पड़ी। गायनी सर्जरी मेरे पास बहुत रेफ़र हुई। फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि पीपल यूज्ड टू फाइंड मी फॉर गायनी सर्जरी, के जो डिफ़िकल्ट गायनी सर्जरी होती है, और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी इसमें किसी हद तक आई, वो जो सेक्रोकॉल्पोपेक्सी और मैनचेस्टर रिपेयर और इस तरह की सर्जरीज होती हैं विच आर डिफ़िकल्ट टू, उनका तो नाम ही आप कह रही होंगी बड़ी मुश्किल ले रहे, तो समथिंग लाइक दैट, वो दैट आई हैड अ लॉट ऑफ चांस टू डू दोज सर्जरीज एज वेल। अच्छा, फीमेल की सर्जरी से मुझे याद आया कि आपने मेरी नानी की भी सर्जरी की थी, एंड वो ना विद इन लाइक 1 to 2 days वो माशाल्लाह से चल रही थी एंड चलती भी थी,
और मैंने जितने भी अपने टीचर्स से डिस्कस किया, डॉक्टर्स से, तो उन्होंने वो बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 75 ईयर अबव एज की एक खातून है और वो इतनी, उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है और इतनी खास अच्छी बॉडी भी नहीं है उनकी। हाँ, तो वो उनकी कैसे- एज ज़्यादा थी। आई थिंक शी वाज अराउंड 89-90 इयर्स की एज पे थी वो। वो पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट थी ना, उसके अंदर हमने उनका हाफ हिप जॉइंट रिप्लेस कर दिया था। तो वी डिड नॉट गो फॉर वो जो टाइम पीरियड होता है कि बोन को आप फिक्स करेंगे एंड बोन यूनाइट होगी तो फिर पेशेंट चलेगा। वी रिमूव दैट बोन, द पोर्शन ऑफ दैट जॉइंट, हिप जॉइंट का, जो कि ब्रोकन था, एंड वी प्लेस्ड प्रोस्थेसिस इन दैट, ऑस्टियोमोल प्रोस्थेसिस डाल के। तो उसमें तो मैं अगले दिन मरीज को खड़ा करता हूँ और चला देता हूँ। यही चीज़ मेरे टीचर्स बड़े हैरान हुए थे जितने भी लोगों से मैंने डिस्कस किया कि इस तरह उनकी एज ये थी और उनकी सर्जरी के बाद शी वॉज वॉकिंग, तो एवरीवन वाज लाइक भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने जल्दी उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया, एज भी इतनी ज़्यादा। हाँ, तो ये तो सारी दुनिया में ऐसे हो रहा है। इट वॉजंट एनीथिंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट मी। तो बस अगर मिसहैप ना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मिसहैप कोई नहीं हुआ था, मिसहैप ना हुआ। बाद में मुझे याद है कि उनके हाथों को कोई दर्द शुरू हो गए थे, तो वो वॉकर का सहारा शारा लिया करती थी, तो वो शी कुडंट डू दैट। तो उसको भी फिर मैंने कोई उनको मेडिसिन दी थी, तो वो भी इम्प्रूव कर गए थे एंड शी गॉन। तो ये है ऐसा ऐसा है। अच्छा, जैसे कि आपके एक्सपीरियंस को 26 इयर्स हो चुके हैं, तो अब आप यंगस्टर्स जो अभी एडमिशन ले रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं एडमिशन वगैरह के लिए, उनके लिए कोई मैसेजेस देना चाहेंगे? जी, मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच शुड नॉट बी ओवरलुक्ड बाय एनी डॉक्टर, एनी स्टाफ मेंबर, किसी को भी नहीं। दैट इज़ यू हैव टू हैव अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। सर्जिकल फील्ड के अंदर ख़ास तौर पे और बाकी फील्ड्स में भी, आपके पास एक पेशेंट है, एडमिटेड है, पेशेंट आपने खुद ऑपरेट किया है या आपके पास ऑपरेट होकर पहुंच गया, यू आर लुकिंग आफ्टर द पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली। मैं नहीं आराम से उस वक्त तक बैठता जब तक मुझे ना पता हो पेशेंट की पल्स 80 थी बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी इट हैज़ गॉन टू लेट्स से 100। तो व्हाई इज इट 100? व्हाई नॉट 80? या उसको पेन है, या उसको एंजाइटी है, या उसको फीवर है, या उसका ब्लड लॉस हो रहा है, या उसका वॉल्यूम लॉस हो गया है, या उसे इन द हार्ट देयर इज अ डिजीज प्रोसेस गोइंग ऑन, समथिंग इज देयर, कुछ तो बॉदर कर रहा है उसको। तो वो सारे एस्पेक्ट्स को एड्रेस करें एंड लोग इसको नोट ही नहीं करते। पोस्ट ऑपरेटिवली 2 घंटे गुजरे, हार्ट रेट कितने पे है, नोबडी बॉदर्स। हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, यूरिन आउटपुट हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हार्ट रेट 100 पे था एंड यू गो बैक, यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड यू आफ्टरवर्ड्स यू अगेन सी इफ द हार्ट रेट हैज़ गॉन डाउन टू 95, बी हैप्पी। लेकिन आपने उसके बाद देखा और हार्ट रेट अगेन रोज टू 105 या 110, it has to be an alarm ringing in your brains कि जी there is something going on। और उसको आप वेल इन टाइम अगर आप पकड़ लेंगे, रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। लेकिन अगर आप उसको लेट पकड़ते हैं कि 2-3 घंटे और गुजर गए और 120 पे हार्ट रेट चला गया, अब उसको ठीक करना और रिवर्स करना, इट विल बी अपहिल टास्क। सेकेंडली, समटाइम्स एक पेशेंट का सर्जरी के बाद आपको हार्ट रेट 120 पे ही मिल रहा है, तो अब अगर आप उसको और लूज करेंगे, इट माइट गो टू 140, 150, 160। तो वो इतनी तेज स्पीड में जब हार्ट आपका बीट कर रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव अ प्रोडक्टिव बीटिंग। तो वो आपका जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, जो ब्लड का थ्रो है, वो खत्म हो जाएगी। तो दिस इज समथिंग सो इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ ओवरलुक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरा तो झगड़ा ही अपने स्टाफ के साथ हमेशा ही रहता है, पल्स कितनी है, जी हम अभी चेक कर लेते हैं, या वो एक रटी रटाई पल्स बोल दी 72 पे, तो आई एम सो हैप्पी
मुझे तो आया जी बेहतरीन, मेरा पेशेंट ऑपरेटेड 72 हार्ट रेट पे लेटा हुआ है, आई एम कंफर्टेबल, आई डोंट नीड टू गो फॉर एनी blood tests, any sophisticated monitoring systems, I need nothing. If my heart rate is 72, my oxygen saturation is 98, my BP, my patient's BP is okay, I'm happy. तो ये बहुत important message है जी, मैं I want to spread it like anything, और if I can spread it through your, तो it will be आपके source के through, तो it will be a favor from your as well. पूरे हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम के जितने लोग हैं ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपने गायनी में भी प्रैक्टिस की है, न्यूरो में भी, कार्डियो में भी एंड ऑर्थोपेडिक भी, तो आपका सबसे फेवरेट एस्पेक्ट कौन सा है या सबसे फेवरेट फील्ड कौन सी रही आपकी जिसमें आपको? ऑर्थो में मज़ा बहुत आया क्योंकि बाज़ वक़्त ना चैलेंजिंग किस्म के आपको फ्रैक्चर्स मिलते हैं जिनको आपने वो जिगसॉ पजल को आपने सेट भी करना होता है, जस्ट नॉट ये ऐसे ही है जैसे आप ग्लास की कोई चीज़ तोड़ दें और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं और फिर उन सारे ग्लासेस को बैठ के जोड़ रहे हैं आप और बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट आप वो जो पहले वाली है वो आप लें, बट दैट lying outside is a easier job. Put it in the blood vessels and nerves and muscles and all kind of things और veins और उनके अंदर रख के आप यही काम करें तो that becomes a difficult. लेकिन उसका मज़ा बहुत आता है when you get good results. एक तो वो दूसरा गायनी सर्जरी somehow the other मुझे बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, like I must have done at times 8 to 10 cesareans in a day. तो वो जितना आप करते जाते हैं इसी तरह हिस्टेक्टमीज जो हैं जो रिमूवल ऑफ यूट्रस होती है पेशेंट की वो मैंने 4-5 पर डे की, तो उससे ये होता है कि तो वो फिर आपका ना आपके लिए ईजी बहुत हो जाता है, आपके स्टेप्स बड़े डिफाइंड होते हैं और बड़ा आप ईजी हो जाता है। तो वो हो गया, गॉल ब्लैडर सर्जरी हो गई, थायराइड के अंदर ना आई वेंट टू यूके और स्कॉटलैंड में जो थायराइड की सबसे बड़ी सर्जरी करने वाले दुनिया में माने जाते हैं जिग क्रोकॉस्की, जो बुक भी लिखते हैं थायराइड के ऊपर और पैराथायराइड के ऊपर। आई हैपन टू वर्क विद हिम एंड यू नो आई वाज आई डोंट वांट टू से कि वो कोई हम उससे बड़े सर्जन हो गए ऐसा, लेकिन दैट डे व्हेन आई वाज वर्किंग विद हिम दैट पर्टिकुलर फ्राइडे, मैंने बीच में जुमे की नमाज भी पढ़ी थी एंड आई केम बैक, तो ही वॉज स्टक अप इन अ सर्जरी विच वाज़न्ट सो डिफिकल्ट। मैं फिर यहाँ आके देखा, लोगों को मैं बताता हूँ कि हम तो यार बहुत बड़े बड़े थायराइड्स कर रहे होते हैं एंड ही वाज़न्ट डूइंग अ बिग थायराइड एंड ही वाज स्टक इन दैट एंड ही हैड अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग एज वेल। तो मैं उसको तो तारीफ़ ही नहीं कर सक रहा था जब बाहर निकल रहे थे, तो आई हैड टू से समथिंग के कॉम्प्लीमेंट करना, तो मैंने उसको एक ही वर्ड कहा कि Zig, today I saw how to remove whole of thyroid and yet be gentle to parathyroids. तो उसको भी समझ आ गई कि ये मुझे ऐसे ही कह रहा है और उसने मुझे कहा you know this happens sometimes, it's not your day. तो वो मतलब ऐसा था। थायराइड के अंदर आई एम सो हैप्पी एंड सो कंफर्टेबल एंड सो हैप्पी। आपको बल्कि एक खातून का पता भी होगा, एनी, जिनकी मैंने एक ही दिन में थायराइड भी किया और साथ मैंने उनकी यूट्रस खोल के फाइब्रॉइड्स भी निकाले। तो इट वाज अ रेयर कॉम्बिनेशन, दोनों में ब्लीड होता है और दोनों सर्जरीज डिफ़िकल्ट होती हैं और शी हैड नेगेटिव ब्लड एज वेल। तो वो मैंने किया और अभी शी इज़ हैविंग बेबीज़, उसके बेबीज़ हो चुके हैं और वो हम पता नहीं कितने सालों से, पहली मैरिज फिर सेकेंड मैरिज और शी वॉज सब फर्टाइल या इनफर्टाइल थी, उसके बेबीज़ ही नहीं थे। तो मुझे वो दुआएं देती है तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से हैं या आप लोगों ने कोई भी सर्जरी करवानी है और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था फेवरेट फील्ड के बारे में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि सबसे डिफ़िकल्ट आपको क्या लगा, अगर कुछ लगा तो अपने इस एक्सपीरियंस में सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा वार्ड या कौन सी सर्जरी? बाज़ तक सर्जरीज डिफ़िकल्ट होती हैं मगर देखिए डिफ़िकल्ट सर्जरी क्योंकि जिसने वो सर्जिकल प्रोसीजर, उन अंग्रेज़ों को हम दुआएं दें जिन्होंने वो इन्वेंट किए, जिन्होंने वो प्रैक्टिस कराए, तो डिफ़िकल्टीज तो वो देख गए ना। हमारे लिए तो वो डिफाइंड किस्म के सेट ऑफ रूल्स एंड स्टेप्स छोड़ गए
तो व्हाट वी हैव टू डू, फॉलो दोज स्टेप्स, फॉलो दोज, उसमें हम इनोवेशंस भी करते हैं. देयर आर सर्टेन इनोवेशंस व्हिच आई डू माई सेल्फ. वो अंग्रेज़ ने जो लिखाया था उससे मैं थोड़ा सा डिफरेंट होके कर रहा हूँ. तो एज सच डिफ़िकल्टी नहीं, लेकिन यस सिनेरियोज डिफ़िकल्ट आ जाते हैं. जैसे मुझे अभी भी एक केस याद आता है. मैं गिलगित में था, एक बंदा ट्रैक्टर के साथ गिर गया, 52 ईयर्स का, अमानत नाम का. ही फेल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल और वो नीचे चला गया. ही हैड अ हेड इंजरी. तो मैंने उसको जब खोला, ब्रेन उसका रात को 2:30-3 बजे का टाइम होगा, तो उसका ब्रेन तो श्रिंक करके इतना सा रह गया, बाकी स्कल के बीच में सारा ब्लड ही ब्लड था. तो वो, और उस दौरान में उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया. वो एनेस्थेटिस्ट अच्छा था, लेकिन आई लेफ्ट द सर्जरी एंड आई स्टार्टेड हेल्पिंग द एनेस्थेटिस्ट. मैंने वो उसकी सीपीआर किया. वो फॉर्चुनेटली रिवाइव हुआ उसमें. फिर मैंने उसके ब्रेन को स्पंजेस के साथ भर के, ताकि और ब्लीड की मैं जगह ना छोड़ूं, शिफ्टेड हिम टू आईसीयू, वेंटिलेटर पे, एंड ही रिमेन्ड अनकॉन्शियस फॉर मैनी 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 डेज. फिर उसको हमने बैंड से ऑफ किया. फिर वो आस्ता आस्ता होश में आना शुरू हुआ. फिर उसने बातचीत की, फिर वो बैठा, फिर उसने खाया पिया, फिर उसने अपने रिलेटिव्स को रिकग्नाइज किया. एंड आई थिंक अराउंड आफ्टर 1.5-2 months वो डिस्चार्ज हुआ. और मैंने उसको जाते हुए यही कहा कि तुम्हारी यहाँ से मैंने बोन रिमूव की हुई है, तुमने अब बड़ी सी टोपी ज़रूर पहनी है, यू डोंट हैव एनी प्रोटेक्शन. वो उस सिनेरियो में हम वो बोन रिमूव कर चुके थे, एंड वो सारा वी कुडंट फिक्स इट बैक ऑल्सो, तो हमने उसको शिफ्ट कर दिया. तो ही हैड अ बिग, ये सारे एरिया में देयर वाज़न्ट एनी बोन देयर, स्कल बोन रिमूव हो गई. इस तरह के सिनेरियोस. फिर एक लड़का बाबू सर टॉप से गिरे, 4 लड़के गाड़ी के अंदर. 2 डाइड देयर, 2 खा के मेरे तक लाए. एक मेरे तक पहुंचा, एक किसी और हॉस्पिटल. उसकी मैंने एक ही दिन में दोनों फीमर फ्रैक्चर्स किए. साथ उसको मैंने उसकी उसी दिन में बरोल क्रेनियोटमीज की, और फिर वो बैंड पे भी रहा. उसकी चेस्ट इंजरीज भी थी. वो आता है मुझे मिलने यहाँ पे, बल्कि मेरे हॉस्पिटल में आके जॉब करके गया है. इस तो वो बड़ा रिवॉर्डिंग होता है. वो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट सीन, मगर यह है कि रिवॉर्डिंग था. सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और हमारे साथ वीडियो बनाने का हमें भी माई मौका टोटल दिया. प्लेयर जी, प्लेयर इज़ ऑल माइन. बट आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और अवेयरनेस के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए. इट्स अ सर्विस. थैंक यू वेरी मच. अब अगर हमारे पास क्वेश्चंस आए कुछ कमेंट सेक्शन में, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाना चाहेंगे आपके साथ. जी श्योर. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. हाफिज़. हाँ.